चलो, होमवर्क तो नहीं किए होगे? किए हो? हाँ? अरे होमवर्क कौन कौन किया है? क्या सोलनट किए हो? किसको किसको सोलनट आता है, मतलब कैसे? बस पता है क्या होता है, क्या क्या होता है? ऐसे गोल गोल होता है। लिखिए, टॉपिक डालिए। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, देखो इसको पहले हम समझाते हैं बढ़िया से ना। सोलेनॉइड में, इधर देखो इधर, सोलेनॉइड कैसा होता है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम लोग उस सोलेनॉइड को समझे, इस बोर्ड में अगर हमको उसको सोलेनॉइड को बनाना है, ठीक है, 3D में तो बना नहीं सकते, तो 2D में कैसे बनाएंगे? देखो अगर करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो ध्यान से, यहाँ से वो तार निकला होगा, फिर यहाँ एंटर हुआ होगा, फिर अंदर से फिर यहाँ निकला होगा। इसका मतलब उस सोलेनॉइड को देखो हम ऐसे बना रहे हैं। और क्यों ऐसा बना रहे हैं वो हम बताते भी हैं। ठीक है, इधर देखो, यहाँ से वो निकला होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो एंटर हुआ होगा, फिर अंदर से जाके फिर यहाँ से ऐसे निकला होगा, फिर यहाँ एंटर हुआ होगा, फिर यहाँ से निकला होगा, फिर एंटर हुआ होगा। इसका मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसी को हम लोग ऐसे बनाए हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से करंट निकला और यहाँ से करंट एंटर। ठीक है, इसको 3D में समझ लिए। अब सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए, यहाँ 3 रीजन है, 2 रीजन है अगर देखा जाए तो। एक रीजन है सोलेनॉइड के अंदर और एक रीजन है सोलेनॉइड के बाहर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना, क्यों? चलो, कितना लोग होमवर्क किए अभी पता चल जाएगा। बताइए कैसे मैग्नेटिक फील्ड जीरो बोलेंगे बाहर? इसलिए जीरो होता है। तो इसका मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? जीरो। कम ज्यादा का बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब है, मतलब एग्जैक्ट जीरो कुछ भी नहीं है। अरे एकदम देखो, सीधा बोलना है, जीरो की नॉन जीरो, अप्रोक्स अप्रोक्स का बात नहीं है। नॉन जीरो। हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कोई। हाँ, एम्पेयर सर्किटल लॉ से, चलो ये कुछ आप फिजिक्स बता रहा है, तुम लोग तो लिटरेचर बता रहे हैं। हाँ भाई, एम्पेयर सर्किटल लॉ। हाँ, ये थोड़ी कुछ है। नहीं 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 नहीं। हाँ, आई इंक्लोज जीरो होता है कैसे? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ भी तो जितना अंदर उतना बाहर, तो कैसे कि देखो, हमको बताओ तो बढ़िया से कहाँ ये। सबसे पहले हमको एक लूप लेना है, जिसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? एम्पेरियन लूप। ठीक है, अब समझो एम्पेरियन लूप कैसे ले रहे हैं, ध्यान से समझना पहले। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बड़ा सा हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, अरे जीरो की नॉन जीरो पहले क्लियर। जीरो है, अच्छा, जीरो है, जीरो जीरो, हाँ कंफर्म जीरो। चलो उसके बाद, हाँ लूप कैसे लेना है ये बता। हाँ, अब लूप का बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, आ जा आ जा आ जा। आ जा, क्या दिक्कत है, वहीं से पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चल,
चलो बताओ। चलो कोई बात नहीं, रुक जा, हाँ चल। हाँ ये लूप है तेरा। ठीक है चल। हाँ ठीक है। हाँ करा लो तो। हाँ ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ वहां मैग्नेटिक कैसे, वहां मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, पहले ये प्रूफ तो करो। तो वही नहीं, कैसे नहीं है, वही तो प्रूफ करना है। और कोई, और कोई। हाँ तुम होमवर्क पढ़ा है, इतना तो हम जानते हैं, पढ़ा, चलो बस अच्छे से नहीं पढ़ पाए। चलो और कोई। हाँ जी और कोई। छोड़, तुम्ही को सुनाई दे रहा है, इधर 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 चलो, हम भी बता दो। सबसे पहले अगर हमको बाहर मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ये जो सर्कुलर वायर इसको पकड़ेंगे तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसको ऐसे समझो कि सब एक एक सर्कुलर रिंग है, सोलेनॉइड ऐसे ऐसे है ना, तो इसको ऐसे समझो कि सर्कुलर सर्कुलर वायर, और सर्कुलर वायर के अंदर याद है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है। अब बाहर होगा कि नहीं होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा लूप ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा लूप पूरा ऊपर और नीचे सब इंक्लूड करते हैं। अब उस लूप का एक डायरेक्शन भी लेना होगा, मान लिया उस लूप का डायरेक्शन ऐसे, ये लूप का डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहां पर एक, दो, तीन, चार, तो हम एक काम करते हैं, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक है, ये 1 वाला, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ये दूसरा वाला, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल तीसरा वाला, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल चौथा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब इस लूप को देखा जाए तो 3 करंट बाहर आया, तो 3 करंट अंदर भी गया, तो नेट करंट 0। तो आई इनक्लोज जो यहाँ होगा ये वाला, वो टर्म कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से ये लिखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका टोटल मिला के कितना आ रहा है 0। अब अगर हम 1 वाले के लिए देखें तो डीएल और बी के बीच कितना एंगल 90, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये टर्म कट जाएगा 0, और क्यों कटेगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। थर्ड वाले के लिए भी, और 0 किस लिए बोलेंगे, यहाँ भी थीटा का वैल्यू 90, बच कौन कौन गया 2 और 4, तो 2 और 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हम मैथ्स लगाएंगे, 2 उधर जाके 0, क्या यहाँ डीएल 0 है, कुछ तो लेंथ है, तो बी और लेंथ का प्रोडक्ट कितना है 0, लेंथ 0 है नहीं, तो उसको 0 करने के लिए किसको 0 होना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बी इज इक्वल टू 0, और ये बी कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड। तो हम यहां से पहले ये प्रूफ कर लिए कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0। उतारो पहले इसको। हाँ हाँ, एक ऊपर वाला और एक सिमेट्री से देखा जाए जैसे ऊपर वैसे, इसलिए 2 टाइम्स कर दूं। अच्छा cos 180 क्यों करे, तुमको हम
हमको जब पता ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा नहीं जा रहा, तो क्रॉस एंगल वहां ले कैसे सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये डेरिवेशन आता है स्कूल में सोलेनॉइड का। बीमार उमार मत पड़ना चाहिए, बहुत खराब अभी स्थिति चल रहा है बीमारी का, मतलब वायरल वायरल बड़ा तगड़ा चल रहा है। पानी वानी में भीगना मत। तुम लोग को कुछ नहीं होगा, गर्म खून है ना तुम लोग का। चलो हो गया, यहाँ तक नोट डाउन हो गया ना। यहाँ अच्छा, इससे क्या प्रूफ किए, बी आउटसाइड कितना है, 0। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है, अब कितना है वो कैसे पता करें, इसके लिए ठीक है, फिर से वापस ड्रॉ कर लिए, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगा। अब हम क्या किए, यहाँ पर हम एक ऐसा लूप लिया सर। ठीक है, लूप का डायरेक्शन हम ही डिसाइड करेंगे, कुछ ऐसा डिसाइड कर लेंगे। फिर से यहाँ से 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। लिख लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला का बी डॉट डीएल कितना होगा जल्दी बताओ, 0, क्या बोल के, थीटा 93। दूसरे वाले का बी डॉट डीएल 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो बी डॉट डीएल फिर से कितना, 0। थर्ड वाले का भी बी डॉट डीएल 0, क्या बोल के, थीटा 93। तो बचा खाली फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले के लिए बी इधर ही है, डीएल भी इधर ही है, एंगल 0 डिग्री, क्या लिखेंगे, बी डीएल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब यहाँ कुछ तो इनक्लोज करंट है, अब वो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, लूप का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, और करंट भी किधर है, क्रॉस का मतलब करंट किधर है, अंदर है, और लूप का भी डायरेक्शन किधर है, अंदर है, तो आई पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ तो हमको दिख रहा है 3, पर एक्चुअल में 3 होगा कि बहुत सारा होगा, बहुत सारा। ठीक है,
एक वायर होता तो कितना लिखते? आई। दो होता तो 2i, तीन होता तो 3i। अब कितना लिखें? तो बताइए n फिर यहाँ क्या है? पर यूनिट लेंथ, पक्का? देखो, इनफाइनाइट सोलेनॉइड में क्या नंबर ऑफ टर्न्स गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? नहीं गिन सकते। तो जहां हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिन सकते, वहां नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं। ठीक है, अब समझो ध्यान से कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं और कैसे इसको सही करें। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लेंथ ले लेते हैं कुछ। कितना लेंथ? L। ठीक है, और यहाँ अभी भी लिखते हैं आई इंक्लोज लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा b इंटीग्रेशन के बाहर, और dl का इंटीग्रेशन कितना होगा? L इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू। अब समझना ध्यान से, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स? n। n का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स? n। दो यूनिट में 2n। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ l लेंथ में कितना ये होगा? nl। nl होगा ना सिर्फ। एक यूनिट लेंथ पे n, दो यूनिट लेंथ पे 2n, तो l लेंथ पे nl। ठीक है, तो एक टर्न में आई जाता है, दो टर्न में 2i, तो nl टर्न में nl है। तो यहां लिखना है nl इंटू आई। समझ में आया? खाली ni नहीं लिखना है, वहां n इंटू क्या लिखना है? l। अब l और l क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, और इस n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L इंटू आई। अगर मान के चलो बहुत बड़ा सोलेनॉइड, उसका लेंथ दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया, इस फॉर्मूले में कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और इस फॉर्मूले में N क्या है? नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दोनों को उतार लो बढ़िया से, समझे? तो यहां लिख देते हैं, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N है नंबर ऑफ टर्न्स, L है टोटल लेंथ। ठीक है, तो हमारा ये पूरा हाँ, क्या एंड डिफाइन नहीं करेगा मतलब? हाँ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनफाइनाइट में कुछ कोई डिपेंड नहीं करता।
समझा? हाँ पक्का। चलिए, तो ये फॉर्मूला जो है म्यू नॉट एन आई, ये कौन से सोलेनॉइड के लिए निकालें? इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स के लिए इनफाइनाइट ही है, लेकिन हम लोग को फाइनाइट सोलेनॉइड के बारे में भी पढ़ना है। लिखिए फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना और कुछ नहीं, लिखिए फॉर्मूला फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड। फॉर्मूला फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड। फाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब बस इतना ही दूर ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, मान के चलो कि हमको ये एक्सिस है इसका, एक्सिस के कहीं भी यहां पर चाहिए हमको मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से, हाँ, सबसे पहले एक लाइन यहां से बनाना, एक लाइन इधर बनाना, इधर से एक एंगल मेजर करना है θ1, इधर से एक एंगल मेजर करना है θ2, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो सब लोग। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताते हैं, और ध्यान से अगर देखोगे, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो तो, लिखो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड just at the just at the end of a semi-infinite solenoid. What is the magnetic field just at the end of a semi-infinite solenoid? बताओ क्या आंसर? म्यू नॉट एन आई बाई 2, क्योंकि जब सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक एंड पता है, दूसरा एंड पता नहीं, और हमको इस पॉइंट पर चाहिए, तो यहाँ से दो लाइन बनाएंगे, एक लाइन यहाँ और दूसरा लाइन उससे मिलेगा, तो ये लाइन ऐसे चला जाएगा। तो मेरे को ये बताओ, एक एंगल कितना 90 डिग्री और दूसरा एंगल 0 डिग्री, उस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आएगा। ये cos 90 कितना होता है? 0, और cos 0 कितना होता है? 1। और ये डायरेक्ट याद रखो कि सोलेनॉइड के जस्ट एंड पे कितना होता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2। और अगर इनफाइनाइट में देखें तो, इनफाइनाइट में कहीं भी तो दोनों एंगल 0 डिग्री होगा,
तो 1 + 1 कितना होगा 2, 2 2 कैंसिल होगा, तो फिर से आंसर कितना आ गया म्यू नॉट एन आई जो पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 चीज याद रखना। ठीक है, अब एक सोलेनॉइड है, n टर्न्स, ठीक है, और करंट दिया हुआ है I, ये इसका एक्सिस है, और यहां से r डिस्टेंस दूर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। ठीक है, अब करना कैसे ये बताता है। सबसे पहले यहाँ जो सोलेनॉइड है, क्या बोल सकते हैं यहाँ जो सोलेनॉइड है ये बहुत सारा सर्कुलर रिंग से बना है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कितना सर्कुलर रिंग है n, अगर n टर्म्स है तो n सर्कुलर रिंग है। अब मेरे को ये बताओ, एक सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस r डायरेक्ट एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते थे, याद करो। इसको याद कैसे करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या था एक्सियल में 2kp/r³ यही था, तो तुरंत याद करेंगे तो 2kp/r³, तो इसको लिखते हैं 2/4πε0p/r³, यही लिखेंगे। अब खाली रिप्लेस कर रहा है, अच्छा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, p को किससे रिप्लेस करना है m से, m डिवाइडेड बाय 2 पाई और एप्सिलॉन को 1/μ0, तो μ0 ऊपर चला गया बाय r। ठीक है, और m का वैल्यू कितना होता है I इंटू 2 पाई इंटू r, यही फॉर्मूला था। अब एक सर्कुलर रिंग, इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R, तो इसका भी रेडियस कितना होगा कैपिटल R। ठीक है, तो एक के लिए हम लिखेंगे, एक के लिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I इंटू उसका एरिया कितना होगा πr² डिवाइडेड बाय 2 πr³। ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसके कारण हुआ, एक के कारण, और यहाँ कितना है n, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कितना टाइम्स करना होगा n टाइम्स। क्वेश्चन, और ये तभी लिख सकते हैं जब r बहुत छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, याद है ना, ये फॉर्मूला तभी के लिए वैलिड है जब r का वैल्यू बहुत बड़ा हो। लिख लेना r इज वेरी ग्रेटर देन, इसको नोट डाउन करो। हाँ हाँ, तो हम लोग सोलेनॉइड को भी क्या मान सकते हैं, डाइपोल मान सकते हैं।
ठीक है, तो लगभग हम लोग का जो मैग्नेटिक वाला मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट था ना वो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट पूरा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन लिखो। अच्छा टॉरॉइड बच गया ना, ऐसे तो होमवर्क में था वो। लिखो लिखो टॉरॉइड लिखो, बहुत आसान है वैसे। चलिए टॉरॉइड टॉपिक डालो। एक टॉपिक और कराना भी है, तुम्हारे स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो टॉरॉइड में क्या होता है, वही सोलेनोइड को गोल गोल करता है। ठीक है, तो अब देखो हम अब देखो ध्यान देखो, उस टॉरॉइड को हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना, तो इसका मतलब एक निकलेगा और फिर अंदर जाएगा। तो हम क्या किए, एक पहले अच्छे से बनाने के लिए एक सर्कल ले लेते हैं। देखो इसको समझो हम ऐसा क्यों बनाया, यहाँ से निकला यहाँ अंदर गया, फिर यहाँ से निकला और यहाँ अंदर गया, तो ऐसे सोलेनोइड है ये। यहाँ टोटल कितना रीजन है, तीन। तीन रीजन कौन सा, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला और एक सोलेनोइड के अंदर, ये टोटल यहाँ कितना रीजन है, तीन। अब मेरे को ये बताओ, पहला रीजन ये वाले में मैग्नेटिक फील्ड कितना, क्यों ना, कुछ भी मतलब अब बताओ तो फिर बताओ। गुस्सा हो गया, मारेगा, बोलो। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिंपल ये बोलना है कि अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा लूप लेते हैं, इसके अंदर करंट है ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना है कि जितना अंदर उतना बाहर, क्या इसके अंदर कोई भी करंट इंक्लोज्ड है, तो अगर कोई करंट इंक्लोज नहीं है तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, और आई इनक्लोज कितना है, जीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जीरो है, डीएल तो जीरो है नहीं, तो किसको जीरो होना होगा। अब अगर हम एक बाहर लूप लिए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, यहाँ आई इनक्लोज जीरो। अब यहाँ जीरो कब कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जितना करंट बाहर आ रहा है उतना करंट अंदर जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू जीरो, तो बी कितना हो गया, जीरो। पहले ये दोनों उतारो सब लोग कॉपी में, फिर अंदर वाला बाद में बताते हैं। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया सबको। स्कूल वाला कहाँ पढ़ा रहा है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी खत्म, वाह, रिवीजन भी चल रहा है। स्कूल टीचर बनने में फायदा है, पता है, बहुत मजा आया। अभी 40 मिनट पढ़ाता है ना लोग। हमको एक इंसिडेंट याद है, पता है, ट्वेल्थ, हाँ ट्वेल्थ में, हम ट्वेल्थ में थे उस समय, डीएवी बोकारो में, ठीक है, तो हम ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ते थे, हमको पढ़ना ही नहीं था, तो ट्यूशन तो दूर की बात है।
हम ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ते थे कुछ, 11th में कोई ट्यूशन नहीं, 12th में लास्ट में 2-3 महीने के लिए ट्यूशन किए थे, वो भी डर गए थे कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। तो पता नहीं बीच में एक नहीं होता है, जेई जेई करता है लोग कि हम जेई के प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय हमको पता भी नहीं था जेई नीट वो सब क्या होता है, ये सब हमको 12th तक कोई पता नहीं था। हाँ, अरे देखो अभी भी पता नहीं वो रिवाज चल रहा है कि नहीं, उस समय यही रिवाज था कि पढ़ने वाला बच्चा साइंस लेता है, जिसको नाम का पढ़ना है वो कॉमर्स लेता है, और जिसको पढ़ना ही नहीं वो आर्ट्स लेता है। अब पता नहीं वो रिवाज अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरा 10th में 66% आया था, फिर भी हम सोचते थे नहीं लेंगे तो साइंस लेंगे, इज्जत का बात होता था उस समय। कॉमर्स मतलब कॉमर्स बोलते थे ना कहीं तो इज्जत नहीं मिल रहा था, भले साइंस में 12th फेल हो जाओ, लेकिन हाँ लेकिन साइंस लेना होता था, ले लिए थे। फिर जेई वेई तो हमको कुछ करना ही नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कुछ नहीं। तो हमको अभी तक याद है जो हम तुम लोगों को केसीएल नहीं पढ़ाए थे, किरचॉफ्स करंट लॉ, हमको अभी तक वो इंसिडेंट भी याद है। तो हम लोग के डीएवी में एक सर रहते थे, वो ट्यूशन पढ़ाते थे, ठीक है, और जानबूझ के आते थे क्लास में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देते थे कि उसके पास जो ट्यूशन पढ़ता था ना वही बनाता था, और बाकी सब मुंह देखता था। अब पता नहीं लोग को पहले से करवा देता था या क्या होता था, आता था क्वेश्चन दिया, किसी नहीं बना, और जान के बोलता था तुम, वो ट्यूशन पढ़ता था उसी के पास, उसी से पूछा तुम्हारा बना, बोला हाँ सर बनता है, बन गया, ठीक है आंसर बताओ। तो एक इंसिडेंट था कि क्रिचॉफ्स करंट लॉ, मतलब मेरा जो एक दोस्त था वो जेई वेई का तैयारी करता था, तो वही वो चीज पढ़ रहा था, तो हम उसके साथ खाली आधा घंटा बैठे थे, आधे घंटा, मेरा उसमें दिमाग शार्प था, भले हम पढ़ते नहीं थे वो बात अलग था। तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ पढ़ रहा था, तो हम बस वही टॉपिक पढ़े, तो नहीं उसमें तो बच्चों वाला चीज है, इधर से करंट गया, इधर से जितना आया जोड़ जाड़ के आंसर दे देना होता। तो एक क्वेश्चन लिखा वो बोर्ड पे, हम जैसे क्वेश्चन देखे हम नहीं जी, तो हम पढ़े हुए हैं, हम बना दिए। और जो उसके पास ट्यूशन पढ़ता था, पता नहीं उसका उस दिन क्या हुआ, वो नहीं बना पाया, पूरे क्लास में हम बनाए थे और वो ट्यूशन वाला उसका नहीं बना पाया। तो टीचर मेरे को तो वो बमका ही नहीं, वो जो ट्यूशन पढ़ता है ना उसको जो 15 मिनट तक सुनाया कि तुम क्या करता है, ये करता है वो करता है, तो पीछे से पता नहीं कौन, पीछे से होता है ना कोई बच्चा बोल सर आप ही के तो यहाँ ट्यूशन पढ़ता है। बाप रे बाप, गजब। हाँ? क्या हो गया, कंटेक्स्ट के बाहर हो गया, क्या क्या मतलब, फिर से क्या बोलना क्या था। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है, वो अपने भावनाओं पे बह गया, छोड़ो। अच्छा ये दोनों फैक्ट समझ में आ गया, ठीक है, अब लिखो इनसाइड के अंदर कैसे निकाले, है ना। तो अंदर के लिए हम लोग एक लूप पकड़ते हैं जो अंदर ही बनाते हैं, ठीक है, और लूप का डायरेक्शन भी दे देते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर। देखो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ अंदर जा रहा है, ऐसे है ना। हाँ, हेलो, हाँ।
चलो इधर इधर एक काम करते हैं, इस ये सब उतार लिए ना, इसको थोड़ा सब डिलीट करते हैं पहले। देखो इधर, सबसे पहले लूप वगैरह छोड़ो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इसको एक काम करो, पहले इसको ऐसे समझो। तो याद है कैसे घूमता था, तो ऐसे लेते थे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इधर जाता था। तो इसको ऐसे समझो कि इस पे करंट ऐसे है ना, यहाँ से निकल रहा है और ऐसे अंदर जा रहा है। तो अगर इसको पकड़ते तो यहाँ इधर होता, यहाँ इधर होता, यहाँ इधर होता। इसका मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, देखो तो, और इसका एरो दे देते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ एक लूप लेंगे अंदर में ही। ठीक है, ऐसे ही, और लूप का भी डायरेक्शन हम ऐसे ही ले लिए, और हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। अब मेरे को ये बताओ, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड को ऐसे ही रहने देते हैं। बताइए थीटा कितना, बी का भी डायरेक्शन और डीएल का भी डायरेक्शन सेम है एकदम, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, बी बाहर हो जाएगा। इस टोटल डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। बता दो, चलो एन ले लेते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो एक यूनिट लेंथ में एन टर्न्स, 2 यूनिट लेंथ में 2 टर्न्स। यहाँ टोटल कितना लेंथ है, इनफाइनाइट कहाँ है, यहाँ टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में कितना, 2 पाई आर इंटू एन, और उसमें कितना करंट होगा, तो आई। ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कैंसिल। और मजेदार बात ये है कि दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम होता है। सोलेनॉइड का भी म्यू नॉट एन आई और टोरॉइड का भी म्यू नॉट एन आई। चलो इसको नोट डाउन करो। समझे सब लोग ना, बी कैसे लिए, लूप कैसे लिए। अच्छा, यहाँ आई पॉजिटिव की नेगेटिव कैसे पता चला, लूप का डायरेक्शन कैसे लिए थे, ऐसे ही बाहर, और ये करंट भी किधर जा रहा है, बाहर, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है ना, एसी वैसी चला दे, नहीं ना, हाँ बोलना एकदम तुरंत एसी चलेगा। धनबाद में आज तक इतना पानी नहीं गिरा था जितना इस बार गिरा है। पानी बहुत बहुत एक्सेस, मतलब है। घर वर तो नहीं डुबाना किसी का? है? सुबह सुबह हम निकले, सुबह सुबह कार लेके निकले, पानी में पता नहीं चला गड्ढा था, गाड़ी घुस गया, फिर दूसरा गाड़ी बुलाना पड़ा, फिर उसको निकालने। अंबानी नहीं, दोनों मतलब गरीबों वाला ही कार था। कार वार का शौक नहीं है क्या? हाँ, क्या क्या, कार का हमको शौक ही नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं।
शौक खत्म हो जाता है शादी के बाद, सारा शौक खत्म हो जाता है। शादी के पहले खूब शौक था, बाइक का शौक था। पहला ही सैलरी मिला था, सारा सैलरी दोस्त का भी सैलरी ले ला के सब बाइक ले लिए थे। वो इंसिडेंट अच्छा था, मतलब फिर जी ज्वाइन किए थे, पहला ही मंथ का सैलरी मिला, उतने में बाइक नहीं हो रहा था। तो क्या, हाँ, उस समय वो 2014 एंड या 2015 का स्टार्टिंग का बात है। उस समय केटीएम बाइक नहीं था। हाँ, उस समय लॉन्च ही हुआ था वो बाइक, उस समय 2015 में। और उसमें दो मॉडल आता था, एक RC 200 और एक RC 390। तो 390 लिए थे लगभग। उस समय कितना था, 2-2.5 लाख का बाइक था उस समय। तो पहला मंथ का जो सैलरी मिला उससे तो नहीं हो रहा था। तो फिटजी में एक चीज अच्छा हम देखें कि जैसे ही ज्वाइन किया ना, क्रेडिट वाला, क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, वो तुरंत आया था कि सर क्रेडिट कार्ड चाहिए, बोला दे दो। तो उसमें 1-1.5 लाख का लिमिट था। तो सैलरी भी ले लिए, पूरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी दे दिए, और दोस्त का भी कुछ पैसा वैसा था उससे मांग के, मतलब रातों रात बाइक लेके आ गए थे। फिर उसके बाद तो ट्रांसफर ही हो गया था 3 महीने बाद, 3 या, हाँ, बेच दिए। तो बाइक लेने के बाद ऐसा हो गया था ना, मतलब उस समय जब मेरा ट्रांसफर हुआ था धनबाद ना, 2016 के समय में, उस समय शायद उस समय तो केटीएम का एक शोरूम भी नहीं था, अभी खुला है बहुत इधर, तो शोरूम ही नहीं था। तो बाइक उस समय धनबाद में इकलौता बाइक मेरे पास था। और हमको जब वो बाइक देखा ना, तो एक स्टूडेंट ही था मेरे बैच में जिसको पढ़ाते थे, वो भी वही बाइक खरीदा। लंबे लंबे से था, पतले पतले से था, हमको नाम याद नहीं रहता है। उसके पापा पुलिस में थे। तो पहले फिटजी के आगे एक केटीएम लगता था, कुछ दिन बाद 2 केटीएम लगता था, एक टीचर का एक स्टूडेंट का। उसके बाद चलाए लाए, फिर बेच दिए, उसके बाद शौक खत्म हो गया। अभी धीरे धीरे शौक जाग रहा है फिर, तो हो सके कि 1.5-2 महीना बाद फिर एक बाइक लें। नहीं नहीं, सब नहीं, हमको वो सब बाइक ही पसंद नहीं है। लेंगे तो शायद निंजा लेंगे, वो ये सब नहीं। हाँ, चलो, तो इसलिए बोलते हैं पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो, ना ना ना, वो सब आदत नहीं है, हेलो फ्रेंड्स, वो सब उतना टाइम होता तो फिर अलग ही बात है। देखो, ये सब कभी सोचना नहीं कि यूट्यूब इंस्टाग्राम में रील्स बनाएंगे फेमस हो जाएंगे, ये सब मत सोचना। वो करोड़, वो 100 करोड़ में से 10-15 लोग ऐसा किस्मत बना के आता है जो रातों रात फेमस हो जाता है। इसको कैरियर मत बनाना कि आज हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ नहीं। पढ़ाई करो, पढ़ाई में बहुत कैरियर है, ठीक है, मतलब पढ़ाई करने के बाद तुम्हारे पास ऐसा होगा कि भूखे तो नहीं मरोगे, ये फिक्स रहता है। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं किए तो गारंटी कि भूख से मर भी सकते हो, ये चीज है। इसलिए पढ़ो, कुछ नहीं तो चपरासी का नौकरी तो फिक्स रहेगा, बहुत है, सरकारी नौकरी बता रहे हैं। हाँ? और एक, हम जब चैंपियंस में थे, फिटजी में जिसको पढ़ाए थे ना, चार, मतलब बहुत वीक स्टूडेंट था वो, और फिटजी में पढ़ा था वो, आईटी वाईटी हो नहीं पाया था। तो 2018 में वो मेरे पास आया, बोला सर हमको पढ़ाना है। तो फिर उसको बोले कि मैथ्स वैथ्स पढ़ाओ, तो फिर मैथ्स वैथ्स पढ़ाया, फिर अभी अच्छा जगह में पढ़ा रहा। टीचिंग भी ऑप्शन मत बनाना, टीचिंग बस उसी के लिए है जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है। हाँ, नहीं नहीं, इंजीनियरिंग का बात कोई नहीं, अगर तुमको शौक है पढ़ाने का तभी, वरना फिर जो जो पैसा कमाने के लिए जो टीचर बनता है ना, वो बहुत, मतलब वो फिर जॉब फिर बहुत, मतलब दिक्कत वाला बात होता है। इसलिए थोड़ा शौक है तभी टीचर बनना, वरना बहुत, मतलब क्या बोले कि इतना चीज है ना इंजीनियरिंग करने के बाद कि तुम कुछ भी बन सकते हो, ये चीज है। यू अच्छा, पैसा देख के मत जाना, वैसे पैसा सबसे ज्यादा है तुम्हारा, यूपीएससी कर लो, उससे ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। ज्यादा मतलब, अच्छा, मतलब तुम वो वैल्यू टू मनी का बात कर रहे हो।
मतलब मतलब कि कम पढ़ाई ज्यादा पैसा, कम पढ़ाई ज्यादा पैसा। कम पढ़ाई ज्यादा पैसा। आजकल पता है दिक्कत ये है कि इंजीनियरिंग लाइन में अगर तुम एवरेज रहे, एवरेज का मतलब एवरेज समझ ही रहे हो, तो उसमें पैसा है नहीं, मतलब नॉर्मल जिंदगी जियोगे, तो तुमको इंजीनियरिंग लाइन में बेस्ट होना होगा पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ अच्छा, मेडिकल किस किस का है? एक बस, तेरा भी है ना? डॉक्टर लोग का ठीक है। हाँ, डॉक्टर लोग का ठीक है, मतलब क्या, वो तो बिजनेस, वो बिजनेस मॉडल है, उस पर तुम नहीं जा सकते, वो तो पैसा कमाने के लिए उतना करता ही है सब लोग। पर डॉक्टर लोग का ये होता है कि टाइम लगता है, 35 40 साल लग जाता है अच्छा डॉक्टर बनने में। अच्छा मतलब क्या, एक एवरेज डॉक्टर बनने में 40 साल, 40 साल के बाद अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। और जब तक वो 50, मतलब एक होता है ना कि एक्सपीरियंस डॉक्टर, वो 50 के लगभग होता है, 45 से 50, उस समय पैसा इतना कमा लेता है, लेकिन उस समय वो वो मतलब शौक खत्म हो जाता है, बच्चों के लिए कमाते हैं। तो इंजीनियरिंग का एक ही फायदा है जिसलिए हम किए थे कि आप चाहो तो 22 साल की उम्र से पैसा कमा सकते हैं। 18 में 12th, 18 4 22 इंजीनियरिंग कंप्लीट, 22 साल की उम्र में आराम से जॉब लग जाएगा, बढ़िया बढ़िया जॉब भी लगा सकते हो आराम से, क्योंकि अगर अच्छा आईटी में जाएगा तो करोड़ों का भी पैकेज है। तो अगर तुम उतना भी नहीं किया और एक अच्छा खासा एनआईटी में पढ़ लिया, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, ठीक है, कोई भी आईआईटी में पढ़ लिया अच्छा खासा, तो आराम से वहां एवरेज भी रहोगे ना, तो 30 40 लाख तो आजकल आम बात है। तो मेरा 22 साल के एज में 30 40 लाख रुपए कमाना बहुत है, इसलिए इंजीनियरिंग करो। अच्छा कहाँ तक हो गया? टोरॉइड, चलो नेक्स्ट लिखो। फोर्स बिटवीन टू वायर्स, फोर्स बिटवीन टू वायर्स। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पैसा ये वो, फिर पढ़ाई आता है तो मजा आ गया ना। देखिए, फोर्स बिटवीन टू वायर्स, ये इनफाइनाइट है। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, क्या I1 I2 पे फोर्स लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? क्या I2 वायर पे कोई फोर्स लगेगा? तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कब लगता है? जब वो कोई मैग्नेटिक फील्ड में होता है। क्या I2 वायर किसी के मैग्नेटिक फील्ड में है? किसके मैग्नेटिक फील्ड में? आई, तो I1 का है मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, लेंथ है, तो वहां फोर्स भी लिख सकते हैं। लिख के दिखाना, या फिर हम ही लिखते हैं, देखो फटाफट जल्दी लिख देते हैं। करंट को पकड़ लिए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, तो इस पूरे में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर। इस वायर के इधर कहीं भी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अंदर बना दिए, ठीक है। और इस पे जब फोर्स लिखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स म्यू नॉट बी आई एल साइन थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो तुम खुद देखो, यहां से हर आर डिस्टेंस पर, यहां पर हमको इस पे फोर्स निकालना है, इसका मतलब हमको यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहां से हर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम भी वेरी करेगा, सेम। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बी के जगह यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे? I1 का। और एक इनफाइनाइट वायर का आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई
कि 4 पाई कि 2 पाई? बहुत सही, 2 पाई आर होता है ना। इनफाइनाइट का कितना होता है? 2 पाई आर होता है, पक्का। और यहाँ करंट I1 की I2, ये मैग्नेटिक फील्ड किसी कारण है? इसके कारण। यहाँ लिखेंगे I1, इस करंट को लिखेंगे कितना? I2, क्योंकि हमको इस वायर पे करंट, इस वायर पे फोर्स चाहिए, इसका करंट I2, इसका लेंथ कितना है? L, इसका लेंथ ना। अब यहाँ थीटा किसके बीच एंगल है? DL और B के बीच। B किधर है? अंदर। L किधर है? ऊपर। दोनों के बीच एंगल 90। यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये फोर्स आ गया ना। एनसीईआरटी में यही एक दिया हुआ है कि अगर उस फोर्स को L लेंथ से क्या कर दे, डिवाइड, तो एक फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और इसी F बाई L को बोला गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आया? इसको नोट डाउन करो। अच्छा, ये फोर्स किस वायर पे लगा और किस वायर के कारण? I1 के कारण, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन याद है? DL क्रॉस B। DL किधर है? ऊपर। B किधर है? अंदर। तो DL क्रॉस B फोर्स इधर। क्या न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं जितना फोर्स इस पे लगा है उतना ही फोर्स इस पे भी लगाएगा? और यहां से कंसेप्ट भी याद रखना है कि अगर दो वायर्स का करंट कैरिंग का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर यही करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता तो रिपेल करता। सेम डायरेक्शन वाला करंट अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला करंट रिपेल करेगा। पहले इसको उतार लो, फिर अट्रैक्ट और रिपेल का लिख लेना। चलो, हो गया, उतार लिए। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्क्वायर लूप। फाइंड द नेट फोर्स, ये उतार लिया ना सब लोग? देखिए, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्क्वायर लूप ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। Find the net force acting on the square loop
इसको भी ए ही लिख देते हैं। चलिए, अच्छा, सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्ट के रिपल अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन वाला रिपल। बनाइए, देखो क्या होता है। थोड़ा सा बुद्धि खुद लगाना है। हाँ जी, कुछ पूछना? ये कुछ नहीं, एक कट गया ना। ठीक, ठीक। बना बना। अ, हो गया। चलो इधर 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 देख लेते हैं। हाँ? सबसे पहले अगर इस वायर को देखा जाए, इस वायर को, ये इस वायर को क्या करेगा? अट्रैक्ट। इस फोर्स को लिखते हैं F1। इस F1 को लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब A इनटू उसका लेंथ भी कितना है, A। इसको वो क्या करेगा? F2। F2 को लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आर की जगह क्या लिखेंगे? 2। और इसका लेंथ कितना है? ठीक है, ये दोनों वायर का तो लिख लिए। इस वायर का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। देखो लगा के दिखाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अंदर होगा, इस पे किसी को कोई डाउट? किस करंट कैरिंग वायर के लिए हर जगह मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर। इस वायर के लिए डीएल किधर? इस तरफ। बी, और बी किधर? अंदर। तो डीएल क्रॉस बी करके बताओ फोर्स किधर? 90 डिग्री किधर? ऊपर। तो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अच्छा, अच्छा, नेग्लेक्ट हो जाएगा ऊपर। अच्छा, इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। इस पे फोर्स नीचे। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो ध्यान से, इसको हम बढ़िया से बताते हैं। यहाँ पे हर पॉइंट पर फोर्स सेम की अलग अलग? सेम। यहाँ भी सेम, क्योंकि बी सेम है। पर यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम की अलग अलग? अलग अलग। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, कैसे?
यहाँ से सारा डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। याद है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा। यानी अगर इसको हम फोर्स वेक्टर फॉर्म से अगर दिखाएं तो यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ जो लग रहा होगा, हो सकता है धीरे धीरे कम होगा। नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ फोर्स ज्यादा, यहाँ फोर्स थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। ये तो जाहिर सी बात है कि एक दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसल। तो बच खाली कौन गया? F1 और F2। ये दोनों कैंसिल करेगा कि कौन डोमिनेट करेगा? F1 की F2? F1 डोमिनेट करेगा क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2। सब लोग F1 माइनस F2 ही किया होगा, ये दोनों सब छोड़ दिया होगा, वहां नोट कर लो। ठीक है। अच्छा, अगर हमको ये फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? ये फोर्स, ये टोटल फोर्स कैसे निकलेगा? इंटीग्रेट करना होगा। छोटा सा लेंथ लेंगे, उस पर छोटा सा फोर्स लिखेंगे और उसी को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। अब एक चीज और बताओ कि अगर हम यहाँ एक वायर रखते हैं तो फोर्स कुछ ऐसा लगता, तो ये वायर खाली ऊपर जाता कि रोटेट भी करता? समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? या इधर फोर्स ज्यादा इधर फोर्स कम है, तो ये ऐसे जाएगा कि कुछ ऐसा जाएगा? ऐसा जाएगा ना। तो फोर्स भी होगा और साथ में क्या होगा? टॉर्क भी होगा। इसको नोट करके लिख लो यहाँ पर, फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। और फोर्स कैसे निकालना है? इंटीग्रेट करके। हाँ, थीटा को हर जगह 90 डिग्री है, थीटा कांस्टेंट रहेगा, खाली कौन वेरी करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ। हो गया जी। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स निकालना सीख गए। नेक्स्ट लिखो,
हो जाएगा, लिखो मोशनल ईएमएफ। अच्छा, मतलब बढ़िया टॉपिक है, क्वेश्चंस आता है इसमें अच्छा खासा। मोशनल, इमोशनल नहीं, सिर्फ मोशनल, मोशन वाला, मोशनल ईएमएफ। चलो कहानी बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड, ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, और एक कोई भी एक कंडक्टर लिए, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक मिनट, चलिए, हाँ, तो इसको किधर लेके जा रहा है? आगे, ठीक है। तो आगे ले जाने से क्या होगा बताओ? स्कूल वाला, कोई आइडिया नहीं क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आगे ले जा रहा है, फिर आके रख देंगे। चलो, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या रहता है? फिजिक्स के हिसाब से बात करना। कंडक्टर के अंदर क्या रहता है? चार्जेस रहता है, ठीक है। और ये अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। और कंडक्टर में वो पॉजिटिव नेगेटिव बंधा रहता है कि फ्री रहता है? फ्री रहता है, यानी यहाँ चार्जेस फ्री है, तुम जिधर ले जाओ, ठीक, बस ले जाने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इस कंडक्टर को आगे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब उसमें जो चार्ज है वो भी आगे लेके जा रहा है। तो इसका मतलब इस कंडक्टर पे अगर हम एक प्लस लेते हैं और एक माइनस, सिर्फ अभी दिखाने के लिए खाली, तो अगर प्लस माइनस, अगर रॉड रुका रहता तो प्लस माइनस भी रुका रहेगा, कोई फोर्स। लेकिन जैसे उसको आगे लेके गए तो उसके अंदर चार्ज रेस्ट पर है क्या? मोशन में है। और अगर वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो उस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स। तो अब मेरे को बताओ कि जैसे इसको आगे लेके जाएंगे, इस पॉजिटिव पे फोर्स किधर और नेगेटिव पे फोर्स किधर? तो हाथ निकल जाना चाहिए दाहिना। और फोर्स का फॉर्मूला होता था बी डॉट डी एल, बहुत बढ़िया, बी आई एल, बहुत और सुंदर। एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या? वी बी क्यू वी, मतलब वही हुआ क्यू वी क्रॉस बी। और उसका डायरेक्शन कैसे देते थे? वी क्रॉस बी। चलिए फटाफट बताइए, पॉजिटिव पे फोर्स किधर? वी साइड, बी किधर है? अंदर, तो वी क्रॉस बी फोर्स ऊपर। तो पॉजिटिव पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव पे फोर्स नीचे के डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो वायर को हम आगे लेके गए, कुछ पॉजिटिव पे, कुछ क्या कि सारे पॉजिटिव पे कि कुछ पॉजिटिव पे, सारे पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, और सारे नेगेटिव पे नीचे। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जैसे आगे ले जा रहा है चार्ज का सेपरेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कुछ ही समय बाद इस रॉड को अगर देखें तो कुछ पॉजिटिव यहां आ चुका होगा और कुछ नेगेटिव यहां आ चुका होगा। सारा चार्ज आ चुका कि कुछ अभी? कुछ, और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी सेपरेशन के फिराक में है। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद कुछ पॉजिटिव यहाँ कुछ नेगेटिव यहाँ, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो गया और कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो गया। तो इसके एक्यूमुलेशन से, सेपरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी कहानी देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जा रहा है। हम खाली एक रॉड को ऐसे लेके जा रहे थे, तो रॉड को जैसे लेके गए तो सबसे पहले क्या हुआ? चार्ज सेपरेट हुआ। चार्ज सेपरेट के बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो यहां जो एक प्लस वाला चार्ज था, ठीक है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा क्योंकि वो जा ही रहा है आगे अभी। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? अच्छे से ऊपर। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। और कोई भी चार्ज अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। किधर? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स, तो इधर वाला फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। समझ में आया यहां तक? एक बार और। सबसे पहले रॉड को जैसे आगे लेके गए, पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था? स्टार्टिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स लगा। सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने से क्या हुआ? चार्ज सेपरेट हो गया। कुछ चार्ज सेपरेट होने के तुरंत बाद पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे सेपरेट हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उसके बाद कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज पर अब दो फोर्स लगना स्टार्ट होगा। पहला फोर्स कौन सा? मैग्नेटिक, वो तो लग ही रहा था ऊपर। और अब नया फोर्स लगना स्टार्ट हुआ किधर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब समझना ध्यान से, अब दोनों फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों में से कौन सा फोर्स कांस्टेंट है ये बताओ? मैग्नेटिक वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी क्रॉस बी, यही था। चार्ज फिक्स, सेम स्पीड से ले जा रहा है तो वी फिक्स, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? फिक्स। तो क्यू वी, ये फोर्स तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे लेते जाएंगे चार्ज सेपरेट होगा। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट की वैरी करेगा, यानी धीरे धीरे ये फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब समझना, ये फिक्स है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए कि नहीं आएगा? मान के चलिए इसका वैल्यू 10 है और ये 0 से बढ़ना स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कभी ना कभी वो बराबर होगा। अब जब वो फोर्स बराबर हो जाएगा, दोनों फोर्स बराबर, अब चार्ज सेपरेशन होगा कि चार्ज सेपरेशन बंद? जब फोर्स बराबर ही हो गया तो नेट फोर्स 0। अब चार्ज सेपरेट होगा? अब चार्ज सेपरेट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगा। इसका मतलब वहां कहानी खत्म। यानी वहां पर जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो उस समय उस रॉड पे यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज हो आ रखा होगा और यहां भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ रखा होगा, और ये बढ़ेगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। तो होता क्या है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो गया तो इसके बीच एक वोल्टेज डिफरेंस आ जाता है, और इस वोल्टेज डिफरेंस को हम लोग क्या वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई से डिनोट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूजन होगा, और वी से करें तो वेलोसिटी से कंफ्यूजन होगा। तो इसको कैसे क्या लिखा जाए? हाँ, वी ईएमएफ लिख देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि इस पूरे कहानी का मतलब क्या है कि अगर एक रॉड में वोल्टेज डिफरेंस आ गया, इसका मतलब इसके अबाउट कोई भी रजिस्टर लगाएंगे तो उसमें करंट बहने लगेगा। इस रॉड में अगर वोल्टेज डिफरेंस आ गया तो अगर इस रॉड के अबाउट हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या उस रेजिस्टेंस में करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। इसका मतलब इस पूरे कहानी को शॉर्टकट में क्या समझना है कि कभी भी एक रॉड को भी वेलोसिटी से लेके जाएंगे तो ये पूरा रॉड एक बैटरी बन जाएगा, और बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर और नेगेटिव पोलैरिटी नीचे, और उसका एक वोल्टेज आता है, उसी वोल्टेज का डेरिवेशन करना है। और डेरिवेशन ज्यादा टफ भी नहीं है, अगर उसको तुमको डिराइव करना है तो हम सीधा लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का मतलब Q V क्रॉस बी, और यहाँ V और B के बीच कितना एंगल है? 90। यही हुआ, Q Q क्या हो गया? कैंसिल। ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब खाली इतना बता दो कि अगर इसका लेंथ L है और इसके अबाउट वोल्टेज हम कितना मान लिए? VEMF,
तो एल वी एम एफ और ई के बीच क्या रिलेशन होता है, याद है? ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लिखते थे, तो ई इंटू डी आर डी वी होता था। तो इसका मतलब ई के जगह हम लिख सकते हैं वी ई एम एफ डिवाइडेड बाई लेंथ एल इज इक्वल टू वी बी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि वी ई एम एफ का फॉर्मूला होता है बी एल वी, और अगर और अच्छे से याद रखना है तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, वी बी साइन थीटा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यहाँ भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो वी एम एफ का एक फॉर्मूला हो गया बी एल वी साइन थीटा, और ये थीटा और किसके बीच एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच। इसको नोट डाउन करो यहाँ पर। ये कहानी समझ में आया पूरा? ठीक है, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करो, उसके बाद ये डेरिवेशन करना। पहले ये वाला इधर वाला पार्ट नोट डाउन करो। चलो, इसको उतारने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, बढ़िया से उतारो। पूरा कहानी किसी को समझ में आया पूरा? इसको बड़ा कर दें, जो इस पिंक वाले, पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा, दिख रहा है ना बढ़िया से? अच्छा, छोटा दिख रहा है, ठीक है। पहले इसको उतार लो, उतार लिए? चलो, इतना बड़ा कर सकते हैं, इससे बड़ा नहीं। हमारा कैमरा भी एक लेंस है, मतलब हमारा आंख भी एक लेंस है, कैमरा बोल रहे हैं, आंख भी हमारा एक लेंस है। तो कैमरा में जूम कर सकते हैं ना, तो हम लोग आंख से जूम क्यों नहीं कर पाते? कहाँ जूम है? जूम और पक्का, मतलब उसको फोकस चेंज करके। हाँ, तो फिर अगर हम लोग का भी वैसा ही है, तो हम लोग फिर इसको जूम करके क्रॉप करके क्या नहीं देख सकते? अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। एक्चुअल हो सकता है कि अगर, और ऐसा बना भी नहीं है शायद अभी तक, चाहो तो बना सकते हो। एक मस्त गोल सा चश्मा बनाओ, और दोनों चश्मा में वो स्लाइडर रखो, ऐसा स्लाइड करने का। कब बना है पक्का? पता नहीं, अगर हम अभी तक देखे नहीं है। अच्छा, तब थोड़ी क्लास में टेलीस्कोप लेके जा रहे हैं, अब लिखे था जितना छोटा लिखना है। मतलब हम बता रहे हैं कि अगर एक हम चश्मा तो सब लोग पहनते हैं, अगर ऐसे ही चश्मा पहने आराम से इसको स्लाइड करें, वही चीज बड़ा दिख सकता है, काम में आ सकता है। बना सकते हो, स्कूल में बना के ले जाना, और बहुत आसानी से बना सकते हो। हाँ, तुम चल जाना वहाँ, क्या बोलते हैं, अरे यार, दुकान में जब जाते हो, क्या बोलते हैं वो चश्मा वाला दुकान में, तो अगर तुम पावर बोलते हो तो तुमको तुरंत दे देता है। चेक करता है, कैसे चेक करता है वो? पहले तो वो पढ़वाएगा ABCD वो सब, फिर उसके बाद एक मशीन में ऐसे रखता है, वो देख के पता चल जाता है, ठीक है। हाँ, पूरा घर दिखता है ना उसके अंदर, कुछ भी नहीं। उसके बाद पता चल जाता है कि पावर इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक लेंस बनाता है, जो तुम्हारे चश्मा में लगा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, वो छोड़ो ना, एक तुम लोग वो देखते होगे, क्या बोलते हैं,
हाँ, वो जिसको दूरबीन बोलते थे। हाँ, तो उससे फोकस ही चेंज होता था। हाँ, ये वाला फिर से समझा दे। अच्छा, अब दिख रहा है। हैं? हम लोग कितना एंगल देखते हैं? हम लोग इतना देख पाते हैं ना, इतना ही देख पा रहे हैं शायद। 140 होता है वो, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, वही फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं उसको। तुम्हारा कहना है 360 डिग्री देखना है तुमको, पीठ पीछे क्या बोलता है देख लेंगे। चलो ये उतार लिए, चलो तो जल्दी हो गया ना। तो इसका मतलब आपको इधर देखो, एक्चुअल में सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना, बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, और ये थीटा किसके बीच एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड। लिख लो यार, हेयर थीटा इज, अभी बहुत कंफ्यूजन होगा इस थीटा को लेके, इसलिए बोल रहा है। हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां थीटा कितना है वी और बी के बीच? वी इधर और बी किधर है? अंदर। तो यहाँ वी और बी के बीच एंगल कितना है? 90। तो अब हम सिंपल ऐसे बोलेंगे, देखो उस पूरे कहानी को हम यहाँ समराइज कर दे रहे हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां हम कोई भी एक कंडक्टर को v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। अच्छा, v क्रॉस b करो तो किधर आ रहा है थंब? v क्रॉस b ऊपर आ रहा है, यानी पॉजिटिव ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब इसको खाली रिप्लेस कर देना है एक बैटरी से जिसका पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर, नेगेटिव पोलैरिटी नीचे, और इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा bl। साइन थीटा होगा, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब मान के चलो कि अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको लिख लो, नोट कर लो, बस कहानी यही था कि हमको यही करना है। कहीं भी तुमको रॉड मूव करते हुए दिखेगा उसको बैटरी बना देना है। ना ना, जिधर थम जाएगा वी क्रॉस भी करना, जिधर थम जाएगा उधर ही पॉजिटिव जाएगा, उधर ही पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, इसका बहुत, ये पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे हमको कलर का डायरेक्शन देना है। हो गया, उतार लिए? मेरे को ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और रॉड तुम्हारा इस तरीके का है और इसको v वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं, बताओ इसमें ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा?
सबसे पहले V और B सेम डायरेक्शन आ गया, कभी फोर्स लगेगा? जब चार्ज में फोर्स ही नहीं लगेगा तो सेपरेशन होगा ही नहीं, जब सेपरेशन होगा ही नहीं तो बैटरी बनेगा ही नहीं। तो इस केस में इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? 0। पहला। दूसरा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बैटरी को, सॉरी इस रॉड को हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं। V और B के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री है। बताइए ईएमएफ कितना? कितना? अब समझना ध्यान से। हाँ, फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, V क्रॉस B फोर्स तो लगेगा, और उस फोर्स से चार्ज सेपरेट होना चाहिए। अच्छा, चार्ज इस तरह सेपरेट होगा कि इस तरह सेपरेट होगा? ऊपर नीचे ही सेपरेट हो सकता है। क्या चार्ज ऐसे सेपरेट हो सकता है कभी? फोर्स लग रहा है लेकिन यहाँ चार्ज सेपरेट नहीं हो रहा है, और जब तक चार्ज सेपरेट नहीं होगा तब तक ईएमएफ जनरेट। तो यहाँ E का वैल्यू कितना लिखना है? 0। क्या क्या? हाँ, इसीलिए तो हम समझा इसलिए रहे कि रॉड में खाली फोर्स लगने से ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, फोर्स लगना भी चाहिए और चार्ज सेपरेट भी होना चाहिए। इस केस में फोर्स लगा, फोर्स ही नहीं लगा, सीधा ईएमएफ 0। इस केस में फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद चार्ज सेपरेट, तो चार्ज सेपरेट नहीं हुआ तो ईएमएफ 0। यानी फोर्स लगना भी चाहिए और साथ में चार्ज सेपरेट भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों केस उतारो। लास्ट एक और केस, ये वाला। V ऊपर B अंदर, तो V क्रॉस B इधर आया तो पॉजिटिव इधर जाएगा, और एक पतले से कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव कभी ऐसे सेपरेट हो सकता है? चार्ज सेपरेट ही नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं कभी। हो गया, दोनों उतार लिए। तीसरा, एक रॉड है और इसको ऐसे लेके जा रहा है। बताओ ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा? पहला क्वेश्चन। V क्रॉस B बताओ किधर आ रहा है? V ऐसे है ना, कुछ ऐसे आएगा। अच्छा, फोर्स ऐसे आया तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो सेपरेट नहीं कर पाएगा पर दूसरा कंपोनेंट सेपरेट कर देगा, और चार्ज सेपरेट हुआ तो ईएमएफ जनरेट होगा। उसको बढ़िया से समझने के लिए हम क्या किए, इस V का दो कंपोनेंट कर दिए, V cos थीटा और V sin थीटा। क्या V cos थीटा चार्ज सेपरेट कर पाएगा? कौन कर पाएगा? तो ईएमएफ का वैल्यू डायरेक्ट लिखना है बी एल V, और V की जगह क्या लिखेंगे? V sin थीटा। समझ में आया है ये वाला? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अब इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है जो करेंगे अब क्लास में। और ये खत्म होते ही, जैसे याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे फ्लक्स, तो वहां था इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
यहाँ भी फ्लक्स होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चालू होगा समझ जाना ईएमआई चालू हो गया। ठीक है, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट पूरा, कि कोई भी चलता फिरता रॉड किसके से रिप्लेस कर सकते हैं? बैटरी से। और उस बैटरी का फॉर्मूला BLV होता है। ये दिमाग में फिट हो गया। उसके बाद जब भी पोलैरिटी लिखना होगा तो सबसे पहले क्या देखना है कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो खत्म। अब फोर्स लग रहा है तो फिर उसके बाद क्या देखना है? चार्ज सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और चार्ज अगर सेपरेट हुआ तो फॉर्मूला लगना है BLV। और कहीं अगर V का कॉम्पोनेंट करना हो तो कर लेंगे सीधा। समझ में आया? चलो आज इतना ही रखते हैं। और तुम लोग अब आजाद हो पूरा, मैग्नेटिक का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, मैग्नेटिज्म का कोई भी। ठीक है, नहीं बने तो बताना, हमको बताएंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कर लिए शायद। ठीक है, और हमको लगता है कि और